हेलो एवरीवन, 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत। तो आज चैप्टर है हमारा फर्स्ट, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट बाय विलियम सी डगलस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का, और वो क्या है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। यानी आपकी एक्सरसाइज पे कई सारे पैसेज या पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, प्रत्येक पैराग्राफ का लिखना है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जैसा आप हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो आज ही उन सभी पैराग्राफ में से कुछ पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ, पढ़ के सुना देते हैं क्या है। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से सारे पैराग्राफ्स का अनुवाद करा दिया है। तो आई होप आपको इसकी हिंदी मालूम होगी। बुक में ये पैराग्राफ आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर भी आपको इसकी हिंदी में शॉर्ट समरी बता देते हैं क्या है। इन लाइनों में जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, वो बताते हैं किसके बारे में, रिफ्यूजी पीपल के बारे में। यानी पाकिस्तान और इंडिया का जब विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया जो भी लोग आए थे शरण लेने, उस समय उनकी कंडीशन या स्थिति क्या थी। यानी वो उस समय पे इतने ज़्यादा एबल नहीं थे या समर्थ नहीं थे कि वो ज़्यादा सामान अपने साथ ला सकें, इसीलिए वो थोड़ा बहुत खाना पीना लाए और कुछ दिनों बाद ही वो ख़त्म हो गया। और इसी में बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि चलते चलते सड़क के किनारे ही वो गिरने लगे और भूख के कारण उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले रेफरेंस। तो रेफरेंस में मेनली लिखते क्या हैं, चैप्टर का नेम और राइटर का नेम। यानी ये जो पैराग्राफ है वो किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के राइटर या लेखक कौन है। तो स्टार्ट दी रेफरेंस। तो मेनली एक दो लाइन होती हैं जो कॉमनली यूज होती हैं सारे रेफरेंसेस में, तो वो देखते हैं क्या है। जैसे दीज लाइन्स, यानी जो लाइन है जो ऊपर दी हुई हैं, या इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो दिस पैसेज। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा कि अगर आप लिखते हो दीज लाइन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन। और यदि आप लिखते हो दिस पैसेज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ बीन। यानी यहाँ सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना होगा आपको। लाइन्स प्लूरल है, इसीलिए आपको हैव बीन लगाना है, और पैसेज जो क्या है सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ बीन लगाना है। तो या तो लिख सकते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या लिख सकते हो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। अब टेकन यानी लिया गया है, फ्रॉम द लेसन के पार्ट से लिया गया। कौन सा पार्ट, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे चैप्टर का नेम, अ गर्ल विद अ बास्केट। और हमेशा याद रखना इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चैप्टर का नेम, और लिखना कैपिटल लेटर्स में, अ गर्ल, जी, और यहाँ पर बी। ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं लिखा है। अब ये तो हो गया चैप्टर का नेम। अब क्या लिखना है, राइटर का नेम। तो लिखेंगे कैसे, रिटन बाय, यानी ये लिखा गया है बाय, किसके द्वारा। अब मेनली जो लोग होते हैं वो क्या लिखते हैं, रिटन बाय, सीधे राइटर का नेम लिख देते हैं विलियम सी डगलस। लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको थोड़ा यूनिक पैसेज या उसका रेफरेंस लिखना है, तो आप लिख सकते हो रिटन बाय अ फेमस स्टोरी राइटर। यानी ये फेमस स्टोरी राइटर होंगे तभी इनकी स्टोरी आप लोग पढ़ रहे हो। तो अपने पैसेज को या अपने रेफरेंस को यूनिक बनाने के लिए, सबसे अलग बनाने के लिए आप ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि अ फेमस स्टोरी राइटर। अब यहाँ लिख सकते हो विलियम सी डगलस। तो ये हो गया आपका रेफरेंस। मेनली कुछ नहीं लिखना, केवल लिखना है आपको चैप्टर का नेम एंड राइटर का नेम। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी,
कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि रेफरेंस में वही दो चीज़ें लिखनी होती हैं और एक्सप्लेनेशन में सीधे पैसेज को एक्सप्लेन कर देना होता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें लिखना क्या है मेनली। तो इसमें सिंपल है, लिखना क्या है, आपको जो चैप्टर है उसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट समरी के टाइप में लिखना है और फोकस करना है इस दिए हुए पैसेज या पैराग्राफ पर। यानी इस पैसेज पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए चैप्टर की समरी लिखोगे। कैसे लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि इस चैप्टर में जो राइटर है वो अपनी जर्नी डिस्क्राइब करता है कि वो 1950 में भारत घूमने आए थे और यहाँ वो डिस्कस करता है किसके बारे में, कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपल। इतना लिख सकते हो, काफ़ी होगा। तो कैसे लिखोगे इसको कि इन दिस लेसन the writer describes, अब क्या डिस्क्राइब करते हैं या क्या वर्णित करते हैं किसके बारे में, अबाउट हिज जर्नी टू इंडिया, भारत की जर्नी के बारे में। कब, इन 1950 में। तो आगे लिख सकते हो हियर, यानी यहाँ पर या इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में, द राइटर टेल्स अस, हमें बताते हैं किसके बारे में, अबाउट द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपल। रिफ्यूजी यानी शरणार्थी, पीपल यानी लोग जो शरण लेने आए थे पाकिस्तान से भारत। पीपल किस टाइम पर, टाइम भी लगा सकते हो, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था तब रिफ्यूज़ी लोगों की कंडीशन या शरणार्थी लोगों की कंडीशन क्या थी वो इस पैराग्राफ में राइटर बताना चाहते हैं। तो इतना इनफ है आपका कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में लिखना क्या है, जो आपको पैसेज या पैराग्राफ दिया हुआ है उसका लाइन टू लाइन करना है आपको एक्सप्लेन अपनी सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वर्ड मीनिंग के साथ। यानी उस पैसेज को पढ़कर आपको जो भी समझ में आया हो उसे अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कैसे लिखेंगे, इन दिस पैसेज William C. Douglas is introducing मतलब परिचित कराना, कि जो विलियम सी डगलस है वो परिचित कराते हैं विद अस, हमको किस चीज़ से परिचित कराते हैं, द कंडीशन ऑफ रिफ्यूज़ी, यानी रिफ्यूज़ी लोगों की दशा या उनकी स्थिति से हमको अवगत कराते हैं या हमको परिचित कराते हैं। आगे लिख सकते हैं, ही सेज, वो कहते हैं या बताते हैं, दैट के दी पीपल, के वे लोग हु केम मतलब आना, कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान, हु केम फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए, किस चीज़ के लिए, टू टेक शेल्टर लेने के लिए। अब कहाँ पर आए थे वो, शेल्टर लेने के लिए, टू इंडिया, यानी इंडिया में शेल्टर या शरण लेने के लिए जो लोग पाकिस्तान से आए थे वो क्या थे, वर वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, या कह सकते हो कि उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था इसलिए वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे। द पुअर
फिर लिख सकते हो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन they were not able, able यानी समर्थ होना, कि वो समर्थ नहीं थे या वो एबल नहीं थे किस चीज़ को करने में, टू टेक इनफ फूड, इनफ यानी पर्याप्त या काफ़ी यानी पर्याप्त भोजन के वो भोजन लेने के समर्थ नहीं थे, एंड अदर मटेरियल या अन्य सामान लेने के समर्थ नहीं थे जब उन्होंने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन दे वर नॉट एबल, कि विभाजन के समय वो ज़्यादा समर्थ नहीं थे, टू टेक इनफ फूड एंड अदर मटेरियल विद देम, यानी अपने साथ पर्याप्त भोजन और पर्याप्त सामान लेने में। फिर क्या लिख सकते हैं कि आगे बताया है, अपनी जर्नी में बताते हैं राइटर के, वो जैसे जैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और जैसे उनकी लंबी यात्रा शुरू होती जाती है, उनका जो सामान था वो ख़त्म होता जाता है। सो दे कंटिन्यूड, एज दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, जैसे उन्होंने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी या वो जारी रखी, देयर जर्नी, देयर फूड, तो क्या हुआ, उनका भोजन, एंड essential things got finished, वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, उनका खाना था, जो उनका सामान था यूजेबल, वो सारा ख़त्म हो गया, एंड दे फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टी, जब उनका सामान और उनका भोजन ख़त्म हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर क्या था, फिर एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि कुछ दिनों बाद ही वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे और सड़क के किनारे गिरने लगे। आफ्टर सम डेज they started falling यानी गिरना, कि उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, नियर रोड साइड्स यानी सड़क के किनारे, या एजेस ऑफ रोड भी लगा सकते हो, एज यानी किनारा होता है, एजेस ऑफ रोड्स, कि सड़क के किनारे या सड़क की तरफ वो गिरने लगे, किसके कारण, बिकॉज ऑफ starvation एंड हंगरनेस, starvation मतलब भुखमरी और हंगरनेस यानी भूख के कारण वो वहीं पर गिरने लगे। एंड और क्या हुआ, जैसे जैसे वो गिरते जा रहे थे वहाँ उनकी मृत्यु होती जा रही थी, एंड दे डाइड एट दैट सेम प्लेस, यानी उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती थी जिस पर वो गिरते थे, एट द सेम प्लेस। और फिर लगा सकते लास्ट में कि इन दिस वे, यानी इस तरीके से जो राइटर था वो उन लोगों की कंडीशन को व्यक्त करता है या उसको वर्णित करता है। इन दिस वे द राइटर describes द मिजरेबल कंडीशन, यानी उनकी दयनीय स्थिति को, मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी पीपल, यानी शरणार्थी लोगों की मिजरेबल कंडीशन, निर्दयी स्थिति को वो दर्शाते हैं या वर्णित करते हैं अपने इस पैराग्राफ में। तो ये हो गया आपका
एक्सप्लेनेशन केवल करना क्या है आपको, सिंपल लैंग्वेज जो भी आपको समझ में आया हो इस पैराग्राफ से वो अपनी सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वर्ड मीनिंग के साथ आपको लिखना होता है। सो हियर इज़ द सेकेंड पैराग्राफ, देखते हैं क्या है। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हिंदी क्या होगी इसकी, द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग या कह सकते हो परिश्रमी या मेहनती। एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव यानी आक्रामक, वेंडर यानी विक्रेता, ऐसा विक्रेता जो बहुत ही आक्रामक तरीके से या बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सामान को बेच रहा हो। वॉज, वो कौन था, अ ब्यूटिफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, ऑफ 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट इन फ्रंट, फ्रंट मतलब बिल्कुल सामने थी, ऑफ मी यानी राइटर बताते हैं कि बिल्कुल मेरे ठीक सामने एक 9 साल की सुंदर लड़की, वो कैसी दिख रही थी, बहुत ही आक्रामक विक्रेता और बहुत मेहनती या परिश्रमी विक्रेता। She had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50 for it, or about 30 cents. She had a lovely basket. उसके पास क्या थी, लवली बास्केट, एक बहुत ही सुंदर या प्यारी टोकरी, विद हैंडल जिसमें क्या लगा था, हैंडल या हत्था लगा हुआ था, एंड शी वांटेड और वो चाहती थी, यानी वहाँ पैसों की बात है कि वो चाहती थी क्या, ₹1.50 यानी ₹1.50 चाहती थी, फॉर इट इसके लिए, और अबाउट 30 सेंट या कितने 30 सेंट या 30 सेंट चाहती थी या ₹1.50 चाहती थी इस टोकरी के लिए। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब है बहुत मेहनत से या परिश्रम से किसी के सामने प्रार्थना करना या किसी से विनती करना या अनुग्रह विनय करना। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी दिखाई देती, परिश्रमी, अनुग्रह विनय करने वाली। देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, देयर वर टीयर्स आंसू थे, इन हर आइज़ उसकी आँखों में, यानी बहुत ही प्यारे तरीके से वो अपनी टोकरियाँ बेच रही थी। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीड मतलब प्रार्थना करना या विनती करना, बेग्ड मतलब प्रार्थना वही विनती करना, इन टोन्स ऐसे स्वर में वो करती थी, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, दैट वुड रिंग एनी हर्ट जो किसी के भी हृदय को क्या कर दे, पिघला दे, वो ऐसी स्वर में प्रार्थना या विनती या आग्रह करती थी लोगों से अपनी टोकरी अपने सामान को बेचने के लिए। तो देखते हैं इसका रेफरेंस। तो वही रेफरेंस में क्या लिखना होता है, सबसे पहले चैप्टर का नेम और राइटर का नेम। तो ये हो गया आपका रेफरेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन, सॉरी कॉन्टेक्स्ट। तो वही कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको, इस पैराग्राफ में क्या बताते हैं राइटर उसको आपको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो, तो बता सकते हो कि यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक छोटी रिफ्यूज़ी लड़की के बारे में वर्णित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्टेशन पर उनको एक छोटी लड़की दिखाई दी थी और उस लड़की ने राइटर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। तो कैसे लिखोगे, इन दीज लाइन्स राइटर डिस्क्राइब्स, जो राइटर या लेखक है वो डिस्क्राइब या वर्णित करते हैं अबाउट, किसके बारे में, अबाउट अ लिटिल रिफ्यूज़ी गर्ल, छोटी शरणार्थी लड़की के बारे में, रिफ्यूज़ी गर्ल ऑफ 9 ईयर whom इन 9 साल की, whom he saw जिसको देखा था राइटर ने, whom he saw at one station यानी एक स्टेशन पर राइटर ने एक सुंदर 9 साल की रिफ्यूज़ी लड़की को देखा था, उसी के बारे में वो यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर आगे लिख सकते हो, दैट लिटिल गर्ल impresses the writer very much, यानी राइटर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस या प्रभावित करती है वो छोटी लड़की।
ही ऑल्सो टेल, राइटर और हमें बताते ही ऑल्सो टेल्स अस हर वेज, उसके तरीके को, ऑफ सेलिंग हर आर्टिकल, यानी किस तरीके से वो अपने सामान को बेच रही थी उसके बारे में भी राइटर हमें बताता है या इन लाइनों में वर्णित करता है। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट, यानी इस पैसेज में मेनली क्या बताया गया है। तो नेक्स्ट लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हिंदी आपको बता चुके हैं कि राइटर एक लड़की के बारे में डिस्क्राइब करता है कि एक स्टेशन पर उसको एक लड़की दिखाई देती जो कि अपनी टोकरियाँ बेच रही होती है, और वो कैसे कैसे बेचती है और कैसे राइटर को इम्प्रेस करती है, ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो लिख सकते हैं हियर, यानी यहाँ पर या इस पैसेज में, हियर द राइटर विलियम सी डगलस क्या करते हैं, describes his unique experience, यूनिक यानी बहुत ही अनोखा या अद्वितीय, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, कहाँ का, ऑफ वन स्टेशन, यानी एक स्टेशन पर उनको बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ, तो उसके बारे में वो वर्णित करते हैं यहाँ पर या इस पैसेज या पैराग्राफ में। तो उस स्टेशन पर क्या होता है, एट दैट स्टेशन ही वॉज परचेजिंग मैनी आर्टिकल्स, यानी वो आर्टिकल या सामान खरीद रहे थे, किनसे, फ्रॉम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी जैसे चैप्टर में बताया गया है कि एक स्टेशन पर जैसे ही राइटर उतरते हैं उनको एक रिफ्यूजी चिल्ड्रन का ग्रुप उन्हें घेर लेता है और अपने सामानों को उनके सामने लाकर बेचता है। तो उसी स्टेशन की बात है कि ही वॉज परचेजिंग मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कि जो राइटर थे वो शरणार्थी बच्चों से बहुत से सामानों को खरीद रहे थे। तो फिर क्या होता है, सडनली, अचानक से जो राइटर है उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर और एक लड़की पर पड़ती है। सडनली ही नोटिस्ड, उनका ध्यान जाता है, ही नोटिस्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल बिफोर हिम, बिफोर यानी सामने, हिम उनकी, यानी वो उनके सामने उनको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। और दैट लिटिल गर्ल अट्रैक्ट्स, यानी वो आकर्षित करती है द राइटर को, बिकॉज, क्यों आकर्षित करती है, बिकॉज शी वॉज लुकिंग, वो दिखाई दे रही थी, शी वॉज लुकिंग वेरी हार्ड वर्किंग, और कैसे हार्ड वर्किंग, और कैसे दिखाई दे रही थी, एंड एनर्जेटिक सेलर, ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान और बहुत ज़्यादा परिश्रमी सेलर या विक्रेता दिखाई दे रही थी। आगे लिख सकते हो, द गर्ल, उसने क्या पकड़ा हुआ था, द गर्ल कैरीज अ ब्यूटिफुल बास्केट विद हैंडल, यानी हत्थेदार उसने टोकरी पकड़े हुए थी, और वो क्या चाहती थी, इसके लिए कम से कम 1.5 रुपया उसको वो चाहती थी। शी वॉन्ट्स 1.5 रुपी
1.5 रुपी फॉर हर बास्केट, अपनी टोकरी के लिए वो 1.5 रुपया चाहती थी। फिर आगे क्या बताते राइटर कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा अनुग्रह विनय करने वाली दिखाई देती है और उसकी आंखों में टीयर्स या आंसू होते हैं। शी लुक्स वेरी सीरियस एंड हैज़ टीयर्स, और आंसू थे इन हर आइज़, उसकी आँखों में, इन हर आइज़। और वो लास्ट में बता दे राइटर कि वो ऐसी टोन में प्रार्थना करती लोगों से जो किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी, ऐसी टोन। तो लास्ट में बताते राइटर कि शी वॉज सेलिंग हर आर्टिकल्स इन सच अ टोन, ऐसे स्वर में दैट कैन मेल्ट मतलब पिघलाना, दैट कैन मेल्ट एनीवन्स हर्ट, यानी किसी के भी हृदय को पिघला सकता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं है, बस आपको उसी पैसेज को एक्सप्लेन करना है सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं क्या है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर क्या होता है, माई रूटीन, मेरा रूटीन है नियमित कार्य क्या करने का, ऑफ टॉकिंग विद दी पीपल, लोगों से बात करने का जो नियमित कार्य था वो क्या हो गया, वॉज इंटरप्टेड, वो बाधित हो गया या वो उसमें रुकावट पड़ गई। राइटर बताते हैं कि एक स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा वहाँ पर मैं लोगों से बात नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या था, एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही आई अलाइटेड, मैं उतरा, अलाइट मतलब गॉट डाउन या उतरना, जैसे मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी। अ ग्रुप एक समूह, किनका, यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का क्या हो जाता है, गैदर इकट्ठा हो जाता है, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ आकर इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए वो लोगों से बात नहीं कर पाता उस स्टेशन पर। दे वर सेलिंग बास्केट्स, और वो बच्चे क्या कर रहे थे, सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ, हैंड वोबिन मतलब हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट, रीड यानी सरकंडे से बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे, विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, और उन पर साधारण नमूने या चित्रकला हो रही थी। दे हेल्ड दी बास्केट्स हाई, दे यानी बच्चों के लिए यूज़ हुआ है, दे हेल्ड दी बास्केट हाई, हेल्ड मतलब पकड़े हुए थे, दी बास्केट अपनी टोकरियों को, हाई यानी बहुत ऊंचाई पर, यानी छोटे छोटे बच्चे थे ऊंचाई पर पकड़ रखा था क्योंकि लोग उनसे जल्दी टोकरियाँ खरीद लें। दे हेल्ड दी बास्केट्स हाई, उनने ऊंची टोकरियाँ पकड़ रखी थी। शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, वर्ड्स यानी शब्द, यानी अपनी टोकरियों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, आई डिड नॉट नो, अब राइटर क्या बताते, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, मैं क्या नहीं जानता था कि वो लड़के या बच्चे बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे और राइटर अमेरिका का था, वो इंग्लिश जानता था, तो लिखा है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, लेकिन कन्वेइंग, लेकिन मैं समझ पा रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना कोई गलती किए या निसंदेह मैं समझ पा रहा था, देयर डिज़ायर, उनकी इच्छाओं को, कि वो टोकरियाँ बेचने के लिए बोल रहे हैं। इस चीज़ को राइटर बड़े आसानी से समझ पा रहा था, भले ही वो उनकी लैंग्वेज नहीं जानता था। देखते हैं इसका रेफरेंस। These lines सो अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो राइटर इस पैसेज में क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ही वो एक स्टेशन पर उतरते हैं, उनका जो लोगों से बात करने का नियमित कार्य होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या बाधित हो जाता है। तो वही बताना है कैसे, कि इन दिस पैसेज
In this passage, the writer tells us, हमको बताते हैं किसके बारे में, about his experience of one of his stations, यानी उनके स्टेशन में से एक स्टेशन पर उनको एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ था, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताते हैं। तो वो क्या अनुभव था, शॉर्टली बता देते हैं इसको। ही describes about the refugee children, वो बताते हैं शरणार्थी बच्चों के बारे में, that he saw at that station, they were selling their small articles, और वो अपने सामान बेच रहे थे वहाँ पर स्टेशन पर। तो ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट तो लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वही लाइन टू लाइन करते हैं इसको एक्सप्लेन पैराग्राफ को। हियर इस पैसेज में विलियम सी डगलस टेल्स अस दैट, हमको बताते हैं कि एट वन स्टेशन, कि एक स्टेशन पर क्या होता है, एट वन स्टेशन हिज डेली वर्क, उनका नियमित कार्य क्या करने का, ऑफ इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, इंटरेक्टिंग विद पीपल, ये जो काम होता है लोगों से बात करने को, क्या हो जाता है, वॉज डिस्टर्ब्ड, वो बाधित हो जाता है या उसमें रुकावट पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, बिकॉज एज ही गॉट डाउन, उतरना है, अलाइटेड, कि जैसे ही वो उतरते हैं, एट द प्लेटफॉर्म, कि जैसे ही प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर उतरते हैं क्या होता है, सडनली अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, या स्मॉल रिफ्यूजी चिल्ड्रन असेंबल्ड, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्टेड लगा सकते हो, असेंबल्ड अराउंड हिम, यानी उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते, इसीलिए वो लोगों से इंटरेक्ट या बातें नहीं कर पाते। नेक्स्ट, दे यानी उन बच्चों की लगाया गया है, दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ refugee people who came from Pakistan, जो कि पाकिस्तान से आए थे। ये उन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे या लड़के या लड़कियां थी। और ये क्या करते हैं, दी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, छोटे मोटे सामान बेचते हैं, जैसे लाइक बास्केट्स एंड फैंस, यानी पंखे और टोकरियाँ जैसे छोटे छोटे सामान वो बेचते थे स्टेशन पर आकर। आगे लिख सकते हैं कि वो सामान कैसे थे, दी आर्टिकल्स वर हैंडमेड, हाथ से बने हुए थे, एंड डिजाइंड
इन सिंपल स्टाइल, और बहुत ही साधारण उन पर डिज़ाइन की हुई थी, सिंपल स्टाइल। और आगे बताते हैं राइटर कि कैसे वो अपनी टोकरियों को या सामान को बेचने के लिए उन्हें हाइट पर पकड़े हुए थे। फॉर सेलिंग देयर बास्केट्स दे कैरिड, कैरिड या हेल्ड यानी पकड़े हुए थे, दे कैरिड देम एट अ हाइट यानी थोड़ी ऊंचाई पर पकड़े हुए थे अपनी टोकरियों को, ताकि लोग उन्हें जल्दी खरीद लें। और क्या कर रहे थे, एंड शाउटिंग फॉर देयर वेयर्स, शाउटिंग वर्ड्स भी लगा सकते हो कि सामान के लिए चिल्ला रही थी, या वेयर्स, वेयर्स मतलब सामान, अपने सामान के लिए वो आवाज़ें लगा रही थी। एट लास्ट राइटर बताते हैं कि मैं उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अनमिस्टेकेबली या अनडाउटेडली मैं समझ पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड, कि वो समझ नहीं पा रहे थे जो राइटर थे, क्या, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा को, कि वो बोल क्या रहे हैं, देयर लैंग्वेज। बट ही अनडाउटेडली, लेकिन वो अनडाउटली मतलब निसंदेह या निश्चित रूप से क्या समझ पा रहे थे, गेट देयर फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे कि वो अपनी टोकरियाँ, अपने सामान को बेच रहे हैं। फीलिंग्स व्हाट दे वांट, कि वो क्या चाहते हैं, उस भावना को राइटर बहुत आसानी से समझ पा रहे थे, भले ही वो उनकी भाषा नहीं समझ रहे थे। तो ये हो गया आपका इसका एक्सप्लेनेशन।